नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज़ चल रही है एक और वार्तालाप। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों से ये विनती करूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मैं जो उत्तराखंड के अपने आर्टिस्ट को आगे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा एक प्रयास है, वो प्रयास सफल हो और आप मेरे कार्यक्रम आपको पसंद आ रहे होंगे, ये मैं होप करता हूँ। और आज के मेहमान की बात करें तो आज के मेहमान हैं दर्शन सिंह रावत जी। दर्शन सिंह रावत जी पिछले 4 दशक से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे प्रोत्साहित करने में बहुत योगदान दे रहे हैं। दर्शन रावत जी उत्तराखंड के थिएटरों में, विशेषकर गढ़वाली थिएटर में सक्रिय हैं और गढ़वाल की शॉर्ट मूवीज़ में भी काम कर चुके हैं। और सबसे बड़ा काम जो वो करते हैं, अपनी भाषा, जो हमारी बोली भाषा होती है कुमाऊनी और गढ़वाली, उसको प्रमोट करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आइए मैं उनका अपने इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। नमस्कार दर्शन जी। नमस्कार भंडारी जी। दर्शन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्रोग्राम में। तो दर्शन जी, हम अपनी बातचीत की शुरुआत ऐसे करेंगे कि जब आप बताते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट है, ये रुझान जो है आपका बचपन से ही था, जो आपके स्कूल कॉलेजेस में आपने रंग कर्म करा, उसके बाद फिर जब आप दिल्ली आए तो फिर आपका ये थिएटर का और इसका अभिनय का सफ़र आगे कैसे बढ़ा? भंडारी जी, ऐसा है कि बचपन से ही एक लगाव रहा अपनी बोली भाषा और अपने रंगमंच के साथ में। गांव में पहले रामलाई होती थी तो सबसे पहले छोटा सा एक बानर का रोल किया था जब प्राइमरी में होते थे। होते होते करते क्या हुआ कि एक बड़ी रोचक कथा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं मिडिल करके इंटर कॉलेज धुमाकोट गया था। इंटर कॉलेज धुमाकोट से इंटरमीडिएट किया था मैंने 12वीं में। तो 1975 में बहुगुणा जी, हेमंत नंदन बहुगुणा जी हमारे धुमाकोट में जा रहे थे, तो उनकी तैयारियां चल रही थी। तो एक ग्रुप होता था स्कूल में, कुछ सेलेक्टिव लोग होते थे कि वो सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम करें और बाकी लोग जंगल जाएं, दूसरे काम करें। तो एक दिल के अंदर एक भावना हुई कि भाई जब मैं कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। प्रेयर के बाद सब लोग जंगल भेजे और जो लोग थे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में चले गए। मैं जंगल जाने के बजाय सीधा वहाँ चला गया, दरवाज़ा बंद था जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। तो हमारे एक टीचर होते थे मदन मोहन जोशी और सती जी, 2 थे, उनको ट्रेन कर रहे थे क्या कार्यक्रम करना है। मैंने नॉक किया तो बोले भाई आप तो बाहर जाइए। मैंने कहा सर मैं भी करूँगा। तो बोला अच्छा। उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप में कहा कि अच्छा आइए आइए सुनाइए, एक गाना सुनाइए। तो उनको एक गीत सुनाया। बोला यार ये तो ठीक कर रहा है, तो क्या इसमें डांस कर सकते हो? तो मैंने डांस करके भी दिखाया। बस उस दिन के बाद क्या हुआ कि स्कूल में मैं आगे आगे रहता था और बाकी सब लोग पीछे पीछे रहते थे। तो एक स्कूल टाइम से ये सब अपनी भाषा और रंगमंच के लिए एक समर्पण की भावना थी। दिल्ली आया तो सबसे पहले यही ढूंढ करी कि कहाँ मिलेगा रंगमंच से लोग जुड़े, लोग कहाँ मिलेंगे। बहुत कम लोग होते थे तब शहर में हमारे यहाँ। 2 संस्था थी उस टाइम पे, एक जागर होती थी, एक उदंकार संस्था। अच्छा, ये 1977 की बात बता रहे हैं? मैं 1977 की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। तो जो उदंकार रजिस्टर संस्था होती थी उसमें एच.एस. रावत जी थे, हमारे विनोद रावत जी थे और प्रेम गोसाई, ये दूरदर्शन में थे। तो अच्छा, मैं इनके साथ अटैच हो गया। उससे एक फ़ायदा भी हुआ कि हमें दूरदर्शन में भी कार्यक्रम मिलने लग गए। अच्छा, दूरदर्शन में भी आपने काम किया फिर? हाँ, हमने वो एक कृषि दर्शन आता था उस टाइम, दूरदर्शन का एक कार्यक्रम आता था, उसमें कृषि दर्शन आता था संडे को फिल्म के बीच में। हाँ, तो कृषि दर्शन में क्या होता था कि वो 10-15 मिनट का एक जो फोक सॉन्ग और फोक के लिए होता था, उसमें हमारा आया था। वो किसानों के लिए होता था, किसानों का होता था, उनके एंटरटेनमेंट के लिए एक फोक सॉन्ग भी उसमें 1-2 फोक सॉन्ग देते थे। और इसी दौरान फिर 1980 में सबसे पहले स्वरूप ढोंडाल होते थे, एक आदरणीय स्वरूप ढोंडाल जी का लिखा हुआ पहला नाटक उनका, जो मंगत बोला बहुत फेमस नाटक है। तो उसका सबसे पहले शो हमने ही किया था, उसमें मेरा करम सिंह का रोल था। अच्छा। 2 दिन लगातार उसकी हमने मंचन किया फाइन आर्ट्स थिएटर में, रफ़ी मार्ग पे। अच्छा। तो बस उसके बाद चलता रहा। फिर 1983 तक तो ये चलता रहा। मंगत बोला किया और जंक जोड़ किया, दुर्जन की कचड़ी, खाड़ू लापता, स्वयंवर, इन नाटकों में काम किया। 1983 में क्या हुआ कि जवाल फिल्म आ गई। तो फिल्म आने के बाद दर्शकों का रुझान फिल्म की तरफ ज़्यादा हो गया। फिर वो फिल्में चलती रही, रंगमंच थोड़ा सुस्त हो गया।
उन फिल्मों के बाद फिर सीढ़ियाँ आने लगी, तो रंगमंच पे पूर्णतः विराम तो नहीं लगे, बहुत हल्कापन हो गया, लोगों का रुझान उस तरफ को चला गया। अब फिर दोबारा से ये कह सकते हैं कि आफ्टर 90 थोड़ा सा फिर से और फिल्मों का रुझान रंग थिएटर की तरफ आया है। और ये 2010-12 के बाद तो काफ़ी अच्छे ढंग से बहुत सारे नए लोग आ गए और नए ग्रुप आ गए। अब हमारा एक दी हाइलर ग्रुप है, इसकी खैर ये बंद तो बहुत पहले गया था, मैं अब जुड़ा हूँ इनसे। और एक उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान, तो अब जो आफ्टर ब्रेक में सबसे पहले इसी में उत्तराखंड फिल्म नाट्य संस्थान में, जिसकी अध्यक्ष संयुक्ता ध्यानी जी हैं, ये मेरे को अपने ग्रुप में जोड़ दिया इन्होंने। और इसमें मैंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाटक में काम किया, पठान का रोल था मेरा। अच्छा, पठान का रोल था। वो जिनके समर्थन में चंद्र सिंह गढ़वाली सीज फायर करते हैं, तो एक पठान के रोल में था मेरा। तो उसके बाद ये चलता रहा। सिरदेव सुमन में नाटक किया मैंने प्ले। देहरादून गए थे, तीलू रोतेली, आपने सुना होगा, तीलू रोतेली, और रुकमा रुमेलो, और अपना ये अर्धग्रामेश्वर, चमत्कार, तो इन नाटकों में भी मंचन किया है दी हाइलर ग्रुप की तरफ से भी। और इनकी तरफ से आपने इन सब नाटकों में काम किया है। परिवार को चलाने के लिए हमें नौकरियां भी करनी पड़ती हैं, पर हमारा कला के प्रति जो रुझान है या कला के प्रति जो हमारा समर्पण है वो हमें कला की तरफ खींचता है। और पर पारिवारिक जिम्मेवारियां भी होती हैं। और हम अपने अगर मैं कहूँ कि हमारे उत्तराखंड से जितने भी लोग आते हैं शहर में, दिल्ली में या जिस भी जगह आते हैं पहाड़ छोड़ के, उनका मेन जो मोटो होता है वो पैसा कमाना या अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं देना होता है। पर उसके साथ साथ भी अगर एक आदमी उसके साथ साथ परिवार को तो पाल ही रहा है, पर उसके साथ साथ उसका जो अपना एक अंदर का इंटरेस्ट है या उसकी जो हॉबी है, जो उसे अच्छा लगता है, वो भी कर रहा है, तो वो दोनों चीज़ों को आप कैसे कंबाइन करके चलते थे जब आप उस जगह थे, उस स्टेज में थे? बहुत सही सवाल किया आपने भंडारी जी। और इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि मेरी गृह लक्ष्मी को शादी के पहले से ही पता था कि मैं रंगमंच से, मैंने बताया ना आपको कि मेरा स्कूल में भी बहुत भागीदारी रहती थी। फेमस थे आप? भागीदार, हाँ। 1975 में मतलब मेरे को खुद वही बाद में जो मैंने नाम बताया था ना, मदन जोशी जी होते थे, और वो खुद कहते थे कि हीरो जो होता है, हीरो को मतलब फाइटिंग से नहीं होता, हीरो ऐसे होता है जैसे दर्शन सिंह रावत है। तो उनको पता था और उनका पूरा समर्थन मिला मेरे को। हाँ, दिक्कतें आती हैं, वो दौर बड़ा मुश्किल दौर था। आज के ज़माने में तो प्रायोजक भी मिल जाते हैं बहुत सारे, हमारे लोग बहुत अच्छे संस्थान खोल लिए लोगों ने, काफ़ी ऊपर तक चले गए, पोस्टों पर भी बहुत अच्छी पोस्टों पे वित्तीय सहायता मिल जाती है। तब का दौर बहुत मुश्किल दौर इसलिए भी था कि एक तो महिला कलाकार नहीं मिलती थी आपको, महिलाओं का बाहर निकलना लोग थोड़ा पता नहीं गुनाह सा समझते थे। जो कि आज के ज़माने में ये हो गया कि आज के ज़माने में पुरुषों से ज़्यादा भागीदारी महिलाओं की हो गई रंगमंच में, और ये बड़ी सुखद बात है थिएटर के लिए भी। तब क्या होता था कि या तो आपका कोई नज़दीकी रिश्तेदार हो या कोई जिसका रिश्तेदार यदि ग्रुप में नहीं है तो उसको घर तक जाना पड़ता था छोड़ने के लिए। हमारी रिहर्सल होती थी आर के पुरम सेक्टर 9 में, वैसे मोस्टली तो मेरे INA में ही होती थी, लेकिन सेक्टर 9 में हमारे बड़े भाई साहब विनोद रावत जी रहते थे, तो उनके छत पे कभी होती थी। तो उनकी साली थी, खुद उनकी साली को छोड़ने के लिए मेरे को जाना पड़ता था। और हमारे साथ ग्रुप में 2 लड़कियाँ होती थी, अनिता पासवाल, विनीता पासवाल, वो दक्षिणपुरी राजपुर क्या है, उनके घर वहाँ जाना पड़ता था छोड़ने के लिए। आप ये सोचिए कि तब 6 बजे का तो नहीं, 5:30 साढ़े 4 5 बजे का मेरे ख्याल में ऑफिस होता था, तो थोड़ा पहले होता, लेकिन 8-9 बजे तक रिहर्सल चल रही है। और उसके बाद फिर उनको घर छोड़ने जाओ और उसके बाद वापस अपने घर आओ तो 10:30-11 बज जाता था। और बसें इतनी कम होती थी, आज तो इतना हो गया ना कि दुनिया भर के साधन हो गए, यातायात के दुनिया भर, तब इतने साधन भी नहीं थे। तो थोड़ा दौर मुश्किल था जिस दौर से गुजरे हैं। आज जो थिएटर कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए बहुत अच्छा है, मौका है अपनी प्रतिभा दिखाने का, सुविधाएं हैं और लोग बहुत सपोर्टिव, मैन पावर सब मिल जाती है। तब मैन पावर भी नहीं मिलती, जैसे मैंने आपको बताया ना कि महिला कलाकारों का बड़ा अभाव होता था, घर से लाने पड़ते थे जिम्मेदारी पे।
हाँ। कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे ले जा रहा हूँ और जिम्मेदारी पे घर छोड़ के जाऊँगा। तो ये दौर था उस समय का। वो तो होता है। अच्छा, मैं यहाँ पे बात करूँ कि बोली भाषा के ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, जी। आपने बोली भाषा के ऊपर, तो ये दिमाग में विचार कैसे आया कि अपनी बोली भाषा के ऊपर काम करें? जी, ये दिमाग में इसलिए आया कि जब भी मैं कहीं जाता था, बस में, ट्रेन में, मार्केट में, जब मैं देखता था कि जो केरलाइट हैं, जो हमारी साउथ में। नर्सेज, हमारी बहनें जो हमारी इतनी सेवा करती हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में, बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकती हैं, बहुत कुछ अपनी, लेकिन वो केरलाइट में ही बात करती हैं, मलयालम में, और तमिल वाला तमिल में ही बात कर रहा है, कन्नड़ वाला कन्नड़ में ही कर रहा है, पंजाबी पंजाबी में ही कर रहा है, बंगाली बंगाली में ही कर रहा है। और हमारे लोगों के अंदर एक हीन भावना तब भी थी और आज भी बहुतों के अंदर ये हीन भावना है कि गढ़वाली को बोलने में उनको ऐसी शर्म आती है जैसे उन्होंने चोरी कर ली हो। इसको बोलने में मेरे को कोई झिझक नहीं है कि लोग इस तरह है, अपनी भाषा को सपोर्ट नहीं करते हैं, भाषा के लिए काम करेंगे, उस समाज में जाएंगे कि हाँ, लेकिन बोलने में दोयम दर्जे की समझते हैं। तो उस दोयम दर्जे को मिटाने के लिए एक अंदर भावना थी, और इस भावना को और अग्निदी उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच में हमारे अनुज हैं, वैसे दिनेश ध्यानी, वो संयोजक हैं उसके, और उसमें विनोद बच्छेती जी DPMI के जो CMD हैं, इनके सौजन्य से 2016 से हम दिल्ली NCR में उत्तराखंडी भाषाएं जो है हमारी गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इसके लिए काम कर रहे हैं। और पहले सिर्फ हमने 2016 में ये न्यू अशोक नगर में ही एक सेंटर था, और 2018 तक मतलब ये 16 आपकी 3 दर्जन सेंटर हमारे पूरी दिल्ली में। बहुत लोग ये भी कहते हैं, जो नकारात्मक सोच के लोग होते हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई इसको पढ़ाने से क्या फ़ायदा, अपनी भाषा को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। लेकिन हमने ऐसे सेंटर भी देखे हैं। मेरा गोविंदपुर कालका जी में पिछले साल 2018 में गया था मैं पढ़ाने, तो वहाँ बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी, उनकी माताएं आ रखी थी, और वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम भी आज के बाद घर में अपनी भाषा बोलेंगे। मैं कुमाऊनी हूँ दाजू, तो मैं कुमाऊनी बोलूँगी, भाजी में गढ़वाल चौथ में गढ़वाल बोल। तो एक जागृति तो आती है, और इसमें बहुत बड़ा हाथ उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच और विनोद बच्छेती जी, अनिल पंत जी का है। और इसमें कोई जिसको शर्म आनी है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, वो कुछ नहीं कर सकता। और भाषा का भंडारी जी, अभी एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए रो रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में चकबंदी होनी चाहिए, और सही बात है कि छोटे छोटे टुकड़े हो गए, दूर दूर हो गए, इस वजह से मंजूर हो गया। हमारे यहाँ भू कानून होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एक दिन ऐसी नौबत आएगी कि यदि इसी तरह शर्म लिहाज रही भाषा के प्रति, तो लोगों को ये भी बोलना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा कि हमारी भाषा को होना चाहिए। आज आपको पता है कि उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है? शायद आपको पता नहीं होगा। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा आज की तारीख में संस्कृत है, और भाषा जनसंख्या, बोलने वालों के आधार पर निर्धारित की जाती है कौन सी भाषा होगी। अब आप ये सोच लीजिए, मैं ये प्रश्न आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए छोड़ रहा हूँ, यदि आज आपने गढ़वाली बोलना छोड़ दिया, आपने कुमाऊनी बोलना छोड़ दिया, तो कल यदि संस्कृत भी कमज़ोर पड़ गई, तो कौन सी दूसरी भाषा उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा हो जाएगी, तब पछताना नहीं पड़े आपको। बिल्कुल सही आपने जो बात कही है, बहुत लाख टके की बात है कि अपनी भाषा के लिए तो हमें काम करना चाहिए, या हमारे रीजनल जो लैंग्वेज है उसके लिए हमें काम करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हमारी जब आपसे बात हुई थी, तो आपने मुझे एक चीज़ और भी अपने बारे में बताया था कि आपने एक किताब भी लिखी है, और कविताओं का संग्रह भी आपने लिखा है। तो वो लिखने का प्रोत्साहन कैसे, या लिखने का रुझान कैसे आपके अंदर आया, और कैसे आपने क्या क्या लिखा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ बताएं तो। लिखने का रुझान तो मेरे को प्रेरित, सही बताऊं तो
जो लोक भाषा साहित्य मंच के दिनेश ध्यानी जी उन्होंने ही प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब जब आप लिखते हो और लिख सकते हो, आपको लिखना आता है, तो आप इसको एक पुस्तिका के रूप में लिखिए और इससे जो है कि समाज को एक पुस्तिका मिलेगी। कल हम यदि सरकार से एक अपील करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि हमारी भाषा को दर्जा दिया जाए 8वीं अनुसूची में, तो हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि इतने लोग लिख रहे हैं और इतने लोग बोलते हैं, तो तभी सरकार हमारी मानेगी। आज 8वीं अनुसूची में हमारी भाषाएं नहीं हैं, गढ़वाली कुमाऊनी जो पहले थी और बाद में उनको हटा दिया गया। तो उनसे प्रेरणा मिली, जो सही बात है। तो तब मैंने ये 2016 में अपनी किताब, अभी भी लगे हों, और मैंने थोड़ा कहानी लिखी है पर वो अभी पूरी नहीं हो पाई है। बहुत जल्दी सोचता हूँ कि इस साल में अवश्य एक कहानी संग्रह निकालूंगा। इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कुछ लोगों का ये भी मत है, जो हमारे भाषा के लोग हैं, गढ़वाली भाषा के, कुमाऊनी भाषा के, कुछ लोग सोचते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी को मिला के एक उत्तराखंडी भाषा बना दिया जाए, जो मेरे को सुनने में आया है। लेकिन यदि आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई ये चावल है और ये दाल है, आप उस चावल और दाल को ही नहीं पहचान पा रहे हो, तो कल यदि खिचड़ी पक जाएगी तो कैसे तब कैसे पता चलेगा ये दाल है और ये चावल है। तो इसलिए जो है, और कुछ लोगों का ये भी है कि 2 से ज़्यादा भाषाएं हो जाएगी, तो बहुत राज्यों में हैं, बहुत राज्यों में 2 से ज़्यादा शासकीय भाषाएं हैं एक, और लिपि बहुत सी ऐसी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं जिनकी लिपि हिंदी है। तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि लिपि नहीं है, अला ये नहीं है, ये बहानेबाजी है। और ये सिर्फ जो है अपने प्रति एक नकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच के चलना चाहिए। अपनी भाषा के प्रति जो समर्पित है उनको आगे आना चाहिए और करना चाहिए, इसमें अपनी भाषा में लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। अच्छा, तो आपने जो कविताएं लिखी हैं, या जितनी वो कविताओं का आपका जो संग्रह है, अगर उसमें से एक कविता हमारे दर्शकों को अगर आप सुना दें कोई, तो अगर आपको याद हो तो। 2 लाइन सुना सकता हूँ। हाँ जी, सुनाइए 2 लाइन। एक तो मैंने एक मुठ पे लिखा था, और एक जो उत्तराखंडी लाल छाँव में जो मेरा वैसे, तो उत्तराखंडी लाल छाँव क्या है, ये नाम हमारे ललित केशवान जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार, बहुत बुजुर्ग साहित्यकार हैं। तो जब मैंने उनको ये दिया तो उन्होंने कहा इस किताब का नाम उत्तराखंडी लाल छाँव में रखो, क्योंकि मेरी इसमें एक रचना है उत्तराखंडी लाल छाँव में, जो कि मेरे जो फौजी भाई हैं, जो हमारी सीमाओं पे तैनात हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, वो मेरा फौजी भाई जब छुट्टी आता है, अचानक कुछ आजकल सुविधा और हो गया, अब तो टेलीफोन से बात होने लगे। पहले जब हम छोटे होते थे तो एक टेलीग्राम टाइप आता था, टेलीग्राम को पढ़ने वाला कोई नहीं होता था, उसको देख के लोग रोने लग जाते थे। तो तब टेलीग्राम आ जाया करते थे, आ जा भाई तेरी छुट्टी तो कैंसिल हो गई या फलाना हो गया। तो वो जैसे घर आया लड़ाई लग गई, अच्छा, तो उसको वापस जाना पड़ा। तो उसमें मैंने उत्तराखंडी, उसमें मैंने गढ़वाली कुमाऊनी कुछ नहीं लिखा, तो उत्तराखंडी करके मैंने वो किया कि दगड़ियों को दगड़िया छमी और बैरों को काल छमी, फौज में भर्ती हुए गयो उत्तराखंडी लाल छमी, 2 महीने की छुट्टी आंदो सब तक उसके जांदो में, बुढ़ा बुए बाबू था ये झूठ सरो दे जांदो में, 2 दिन को 9 न्याल रोंद एक बता सा चांद में, अगली महीना छुट्टियों लो अब तो लड़ने में जांदो में। तो इस तरह ये काफ़ी लंबी रचना है। और लास्ट में वो कहता है कि यदि मर भी जो लो देश का बाना, जसवंत सिंह बन जो लो में, जसवंत सिंह जानते हो? हाँ जी, बस 72 से लड़ा था। मर भी जो लो देश का बाना, जसवंत सिंह बन जो लो में, और रात के अंधेरे में भी दुश्मनों घेरों लो। और रात के अंधेरे में भी आज भी सुना, अरुणाचल प्रदेश में जसवंतगढ़ है, वहाँ पे वो आज भी सरहदों की रक्षा करते हैं। तो इस तरह का है पूरा इसमें। तो बहुत अच्छी है कविता, तो बहुत अच्छी है और बहुत मार्मिक है, बहुत अगर इसे सुना जाए तो दिल को छूने वाली कविता है। तो दर्शकों, ये थे दर्शन सिंह रावत जी, जिनसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करे, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हमें ऐसी बताई अपनी बोली भाषा के बारे में। जो बोली भाषा के बारे में बताया वो तो मुझे सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है आज की डेट में, जो उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, कि हम लोग अपनी भाषा के ऊपर काम नहीं करते हैं, अपनी भाषा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात सर ने बोली कि अपनी भाषा को हमें बढ़ावा देना चाहिए था।
और सर से बातें करके बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें करी, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका भंडारी जी। कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है अभी, और मैं इसी के साथ आपको धन्यवाद कहूँगा। और सर प्लीज़ अगर आप दर्शकों को धन्यवाद कहें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, 2 शब्द कहिए। ज़रूर ज़रूर, मैं आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि एक और वार्तालाप में जो हमारे ब्रजेश भंडारी जी कार्यक्रम चला रहे हैं, इनको प्रोत्साहित कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इनके प्रोत्साहन को और ज्वाला दीजिए कि ये बहुत आगे अपनी सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकें। धन्यवाद। धन्यवाद।